Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS Indian Polity की 2000 MCQ की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं. This is going to be test number 70. With this test we will be completing another milestone, that is completion of 1400 question out of promised 2000 questions. So thereafter we will be left only with 600 questions, that too will be completing gradually. So today is the first question is, which of these constitutional bodies are functionally autonomous from the government? Mind you, it is asking functionally autonomous and not the financially autonomous. If financially autonomous अगर पूछा होता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके आंसर में नहीं होता, राइट? सो इफ फंक्शनली ऑटोनोमस इफ इट इज टॉकिंग अबाउट, देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी फंक्शनली ऑटोनोमस बॉडी है. कैग भी अपने फंक्शंस के लिए ऑटोनोमस है. एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल, इट इज इंडिपेंडेंट और इट इज ऑटोनोमस. इट्स फंक्शंस आर autonomous. So 1 2 3 D is going to be the right answer. Which of the following find mention into the constitution? All parliamentary committees? No, parliamentary committees are established according to the rules of houses by the chairperson of that particular house. कैबिनेट कमिटीज अगेन इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. कैबिनेट कमिटीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. कमिटीज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रेसिडेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ एससीज एंड एसटी. सो यस, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट मेंशन इनटू आर्टिकल 338. ठीक है, so only 3 is going to be the right answer. That means B is the right answer. The 97th Constitutional Amendment Act of 2011, so most famous, cooperatives को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. पार्ट 3 में, पार्ट 4 में ऐड किया गया था. So governance of the cooperatives, you can tell, that is D is the right answer. The term cooperatives and cooperative societies can be formed in which part of the constitution? So part 3 fundamental right, आर्टिकल 19 में भी आपका कोऑपरेटिव का मेंशन है. एंड देन पार्ट 4 दैट इज डीपीएसपी में आर्टिकल 43 में भी आपका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेंशन है, राइट? सो बोथ ए एंड बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. द टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन बी फाउंड. इट इज अ रिपीटिटिव क्वेश्चन. आई डोंट नो क्या हो रहा है, पिछले 3-4 वीडियो से एक नई क्वेश्चन रिपीटिशन वाला होता ही है. इन द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस. सो आप सभी जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, राइट, तो वो इंग्लिश में होता है. सो व्हाट इज दैट? इज अ रूल मेड बाय कोर्ट्स? नो, इट इज नॉट अ रूल मेड बाय कोर्ट्स. Is it a constitutional requirement enforced by parliamentary statute? Yes, that's correct. ठीक है, you have this Official Languages Act 1963 I guess, right, जिसके अकॉर्डिंग 1965 के बाद भी continued use of English को सुप्रीम कोर्ट में अलाउ किया गया, राइट? So C is going to be the right answer. Next question, the 3 language formula in India is related to which of the following? So 3 language formula जो है आपके स्कूल एजुकेशन में जो लैंग्वेजेस होंगी वो उसके से रिलेटेड है. ठीक है, you have these 3 languages, हिंदी plus English and then any of the modern language. ठीक है, साउदर्न स्टेट में आप देखोगे, मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट में इस मॉडर्न लैंग्वेज को माना जाता है कि एनी ऑफ द साउदर्न लैंग्वेज, आइदर तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और तेलुगु. और अगर साउदर्न स्टेट में आप जाओगे, ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज की जगह वहाँ रीजनल लैंग्वेज हो जाता है और उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, स्टेट की लोकल लैंग्वेज, वो सिखाई जाती है बच्चे को. ठीक है, सो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इज नथिंग बट रिलेटेड टू एजुकेशन लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. द प्रिंसिपल ऑफ political neutrality to be followed by Indian bureaucracy implies that. So अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका ऑप्शनल है या फिर इवन PSIR भी है, तब भी आप ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ब्यूरोक्रेसी में आप लोग IAS बनने जा रहे हो, IPS बनने जा रहे हो, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा कि किसी भी, डज नॉट मैटर विच पार्टी इज इन पावर, आइदर एट सेंट्रल, स्टेट, you have to work without biases. You have to implement the schemes designed by them without any setting aside your own political biases. So civil servant should not take would not take a purely political position on policy matters. That's correct. ठीक है, that is the meaning of political. Civil servant would not implement scheme that have a political objective. Logically ये correct है, but let me tell you, ये political neutrality के principles के against. Does not matter. हमें ये नहीं देखना कि भाई एक स्कीम अगर डिजाइन की गई है, हो सकता है इस स्कीम में से डेवलपमेंटल मोटिव्स हो,
डेवलपमेंटल मोटिव, एंड देन ये स्कीम हो सकती है पार्टी के आइडियोलॉजिकल गोल्स को भी फुलफिल कर रहा हो। पार्टी इन पावर जो है उनके अपने आइडियोलॉजिकल गोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंटली 370 का अबॉलिशन हुआ, या फिर यू हैड दिस राम टेम्पल डिज़ाइन किया जा रहा है, अब उसके ट्रस्ट में अगर एग्जीक्यूशन के लिए अगर आपको डाला जाता है आईएएस को, तो यू कैन नॉट बी टेलिंग कि भाई ये आपके एक पार्टी के आइडियोलॉजिकल गोल्स को फुलफिल कर रहा है, या फिर एक पार्टी सपोज यूपी में पावर में आती है बेसिकली, ठीक है, वो कुछ ऐसे स्कीम्स डिज़ाइन करती है जो एक पर्टिकुलर कास्ट के स्टेटस को एलिवेट और उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पावर करने की कोशिश की जाए। यू कैन नॉट बी questioning, you cannot be looking into कि hey this has a political or this has a underlying ideological goal, this scheme, and I will not be implementing. No, that's incorrect. So only first statement regarding the political neutrality is correct. Okay, which one among the following can authorize the parliament to create all India services common to both center and states? So you have this Rajya Sabha that can authorize under article 249, ठीक है, special majority से Rajya Sabha can authorize to create if any new all India services like AIJS, all India judicial services has to be created, then Rajya Sabha does have that power, ठीक है। All India and all India judicial service can be created by the parliament if Rajya Sabha passes a resolution declaring that it is necessary or expedient in the national interest to do so by and so it will be 2/3 of the members present and voting by a special majority under article 249, जैसा कि मैंने पिछले में आपको बताया। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है। टू स्टेटमेंट हैज बीन गिवन, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज और पर्सन holding military post or civil post under the center hold office during the pleasure of the president. That's correct. Both the parliament and state legislature can place reasonable restriction on the fundamental rights enjoyed by the public servants in the इंडिया। सो दैट्स करेक्ट। इसको ये मत लेना कि फंडामेंटल राइट्स के को कर्टेल करने के लिए, किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, ये नहीं बोल रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली पब्लिक सर्वेंट्स के कौन से फंडामेंटल राइट्स वो एंजॉय करेंगे, कौन से फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जांपल आप लोग आईएएस एज आईएएस यू आर नॉट ओपन, और आईपीएस योर सर्विस रूल्स जो हैं वो आपको कॉन्स्ट्रेन करते हैं कि आप पब्लिकली हर टाइम हर इशू को लेकर आप पब्लिकली नहीं जा सकते, ठीक है। तो कौन से फर्क, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको वायलेशन आपको लग सकता है, बट देन दीज आर द रूल्स दैट हैज बीन डिजाइन्ड बाय ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1956 mandates that, ठीक है। So both the statement happens to be correct, hence C is going to be the right answer. For the Rajya Sabha to pass a resolution exhorting the parliament to create a new all India services, the resolution requires a special majority as per the requirement of article। 3 बार ये statement जो है repeat हो गया है इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसमिसल एंड रिमूवल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इनटू द इंडिया? सो सी, dismissal has a negative connotation while removal does not have that negative connotation। removal अगर किया जाता है तो ठीक है, आपको रिमूव किया जाता है, बट अगर आपका एज या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कोई और अगर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एलिजिबल है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। बट अगर डिसमिसल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डज हैव अ नेगेटिव कॉनोटेशन। डिसमिसल अगर किया जाएगा तो किसी ठोस ग्राउंड पे आपको, आप सर्विस में है और आपको टर्मिनेट आपकी सर्विसेज की जाती है, दैट विल रिक्वायर, या फ्यूचर में भी किसी भी गवर्नमेंट सर्विस को आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। द फॉर्मर कैन बी डन बाय स्टेट गवर्नमेंट वेयर लेटर कैन बी, नो, इट कैन बी डन बाय बोथ द गवर्नमेंट्स। डिसमिसल और रिमूवल स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट। द फॉर्मर अप्लाइज ओनली टू द सर्विसेज, दैट्स इनकरेक्ट। द फॉर्मर अप्लाइज टू द क्रिमिनल केसेस, दैट्स इनकरेक्ट। The former disqualifies for the future employment under, whether this is correct, D is going to be the right answer। Consider the following statement, again correct हमें बताना है। Two statement has been given। All India services are controlled jointly by central and state government, but their salaries and pensions are met by the states, that's correct। The central government can make rules in consultation with the state government for the regulation and recruitment of and service condition of the members of all India, so that's correct। Both the statement from my assessment is going to be correct। C is the right answer। As per the constitution, which of the authority is competent to create a tribunal? So tribunal can be created both by parliament and state legislature, that is C is the right answer। Which of the following are important
points on difference between the nature, purpose and functions of Article 323A and 323B. So let us try to understand. See, 323 Article 323A and B were added by 42nd Constitutional Amendment. ये लोग initial ये articles जिन्होंने tribunal create किया, these were not part of original constitution. So which constitutional amendment? So you have 42nd Constitutional Amendment. 323 actually CAT के साथ, Central Administrative Tribunal के साथ डील करता है, जो कि पब्लिक सर्विस के रिक्रूटमेंट को रेगुलेट करने की कोशिश करता है. एंड 323B से भी जो ट्राइब्यूनल्स ही क्रिएट होंगे, पर 323B में जो ट्राइब्यूनल्स क्रिएट होंगे वो अदर पब्लिक सर्विसेज के साथ वो डील नहीं करेंगे, वो अदर पर्पजेस के साथ. ओनली पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश ट्राइब्यूनल अंडर आर्टिकल 323A, वेयर इज ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन एस्टेब्लिश देम अंडर. दैट्स इनकरेक्ट. इवन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन एस्टेब्लिश ट्राइब्यूनल अंडर 323A. ठीक है. आर्टिकल 323 अलाउज अ हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल. अगेन दैट इज ऑल्सो करेक्ट. आर्टिकल 323 के अंडर स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज पार्लियामेंट पब्लिक सर्विसेज के लिए ट्राइब्यूनल क्रिएट कर सकती है, बट दैट वॉन्ट बी हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल. ये नहीं होगा एक ट्राइब्यूनल यहाँ, फिर एक ट्राइब्यूनल उसके बॉटम में, फिर एक ट्राइब्यूनल उसके बॉटम में. नहीं, जो भी चाहे स्टेट अपने लिए स्टेट ट्राइब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अगर क्रिएट कर रहा है, या फिर सेंटर जो है कैट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, एक एक ट्राइब्यूनल ही क्रिएट करेगा. ये नहीं कि हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल विल बी क्रिएटेड. सो बोथ द स्टेटमेंट हैपेंस टू बी इनकरेक्ट एंड हेंस करेक्ट पूछा है, नन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, आर्टिकल 323A डीलिंग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एंड आर्टिकल 323 डीलिंग विद द ट्राइब्यूनल फॉर द अदर मैटर वर added by which of the following? Already I have told you, it was added by Madam Gandhi through 42nd Constitutional Amendment in 1976. Appeal against an order of Central Administrative Tribunal lies before. So appeal पहले सुप्रीम कोर्ट के पास ही सिर्फ लाई करता था, but after an amendment it started lying also with the हाई कोर्ट. सो पहले ये हाई कोर्ट में लैंड करेगा, देन सुप्रीम कोर्ट में लैंड करेगा. सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है. The member of CAT enjoy the status of Supreme Court justice. No, that's factually incorrect. The appointment of member of CAT is made by president. This is also incorrect. Actually, appointment of members of CAT is made by appointment committee. और उस appointment committee को जो recommendation जाती है वो high impartial committee होती है, ठीक है, जिसको चेयर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के sitting judge who has been nominated by Chief Justice of India. ठीक है. तो जब impartial committee chaired by any of the sitting judge ऑफ सुप्रीम कोर्ट जब रिकमेंडेशन देती है किसको, अपॉइंटमेंट्स कमेटी को, और वो अपॉइंटमेंट्स कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है. सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. सो करेक्ट बताना है. अगेन नन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. 3 स्टेटमेंट्स हैज बीन गिवन with reference to CAT. Consider the following. The CAT exercises the original jurisdiction in relation to recruitment and service, all service matter of the public servant covered by it. Okay, that's correct. Officer and servants of Supreme Court and Secretariat staff of the Parliament are also covered by it. No, जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टाफ है और पार्लियामेंट के सेक्रेटरियल स्टाफ जो है वो इम्यून है या एग्जम्प्टेड है फ्रॉम CAT. All India services and civilian employees of the defense services are not covered by CAT. That is also correct. All India services and defense के भी जो civilian employees हैं, ठीक है, वो इसमें CAT में covered हैं. So only first statement I can see is correct and that's why D is the right answer. Right? इसका जो नंबरिंग है गलत है. It would be 1400. ठीक है. So with this we are completing this 1400 of the question. Until we come up with the next video, till then, bye bye.